चलो अब ध्यान से सुनो। कल हम लोग देख रहे थे भोजन का क्या, अच्छा ये चलो ठीक। भोजन का हम लोग कल देखे थे क्या, रासायनिक पाचन। भोजन के रासायनिक पाचन में आप लोगों ने कुछ चीजों को देख लिया था। मुख में पाचन कैसे हुआ, मुख के बाद फिर छोटी आंत के ड्यूडेनम तक आपने देखा था न। आज हम लोगों को आगे एक एक करके देख लेना है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन, वसा का पाचन, लिपिड का पाचन, लिपिड यानी तेल घी वाले जो सामान खाते हैं वो कैसे पचता है, और इसके बाद आप प्रोटीन का पाचन कैसे होगा, डीएनए और आरएनए का पाचन कैसे होगा। इतना अगर पढ़ लेंगे तो आपका ये कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए देखिए, कार्बोहाइड्रेट पहले आप समझो किसे कहते हैं ना। जैसे जो भी चीज आसानी से टूट रहा है, शांति सुनो, जो भी चीज आसानी से क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है, उसी को हम कहते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट। सबसे आसानी से टूटता कौन है, कार्बोहाइड्रेट। जैसे आप चावल खाइए तो देखिए, आप सुनते भी होंगे गांव में चावल खाए रहे जल्दी से पच गए, ये कहते भी होंगे रोटी खाए पे नहीं पचा, लेकिन चावल ही तो खाए रहे तो ना वो पच गए जल्दी से। गांव में सुना होगा आपने ना, कहते नहीं है कि चावल खाए रहे जल्दी से का हो गया, पच गया ना, फिर से भूख लग गया। रोटी खाए हो तो कुछ टाइम चलत ना, कहते हैं कि नहीं। तो इसका मतलब चावल है क्या, कार्बोहाइड्रेट ना। आप और चावल के अलावा आलू खा लीजिए, आलू भी क्या है, कार्बो, लेकिन ये तुरंत पचता है, और तुरंत पच करके याद करिए तुरंत एनर्जी भी देता है ना। आपको जब पढ़ाए थे तो ये बताए थे कि जो ग्लूकोज है तुरंत एनर्जी देता है। ग्लूकोज क्या करता है, तुरंत एनर्जी देता है। ये सब चीजें डायरेक्ट एनर्जी आपको दे देंगे ना, बहुत जल्दी ना, कम समय में ही काम करना चालू कर देते हैं। लेकिन इससे एक बीमारी भी होती है, जो मधुमेह के रोगी होते हैं यानी डायबिटीज के, उनको ये सब चीजों का क्या करना चाहिए, परहेज। जैसे चावल नहीं खाना चाहिए, आलू नहीं, ये सब पढ़ा दिए हैं ना। तो आज आप लोगों को देखना है कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होगा। तो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है मुख से ही चालू हो जाता है। कहाँ से, मुख से। मुख में लार ग्रंथियां होती हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती हैं। फिर ये कार्बोहाइड्रेट कहाँ पहुँचता है, क्रमानुकुचन द्वारा आमाशय में पहुँचता है। आमाशय में HCl रहता है, कौन, HCl में यहाँ गैस्ट्रिन नामक हार्मोन होता है जो उसको एक्टिव कर देता है। पेट में सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है रुगे, याद करिए बताए थे, RAGUE। रुगे कैसा होता है, धागे नुमा संरचना होता है, जो गैस्ट्रिन का क्या, गैस्ट्रिन को एक्टिव कर देता है। और एक्टिव करने के बाद ये आपस में टूटना चालू हो जाता है पेट में ही। पेट में दो चीजें पाई जाती थी, याद करिए, नीचे पाइलोरिक वाले भाग में क्या क्या पाया गया था, रेनिन और पेप्सिन। प्रोटीन का पाचन किया था, रेनिन दूध का पाचन किया था। लेकिन कार्बोहाइड्रेट को भी छोटे छोटे टुकड़ों में कौन तोड़ दिए। अब ये कार्बोहाइड्रेट कहाँ गया, आगे। जब आगे पाइलोरिक से ड्यूडेनम में जाएगा तो ड्यूडेनम में तीन चीजें आपको आके मिलेंगी अग्नाशय से, और एक चीज आके मिलेगा लीवर से। लीवर क्या करता है, लीवर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट अगर हो गया है, यानी कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर ज्यादा हो गया है, तो ऐसी स्थिति में उसको ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, किसमें, ग्लाइकोजन में रख देता है कोशिकाओं में, क्योंकि ग्लूकोज को एकत्रित करके रखा नहीं जा सकता। तो किसको रखा जाएगा, ग्लाइकोजन को। और ग्लाइकोजन को फिर से ये रखा गया है। मान लो शरीर में आप भूखा हैं, ऐसे आप व्रत हैं, उस समय व्रत रह गए, तो यही जो ग्लाइकोजन है इसको अग्नाशय से निकला हुआ अल्फा सेल से, अग्नाशय पढ़ाए हैं, अग्नाशय में अल्फा सेल पढ़ाए थे, और अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकेगान, और यही ग्लूकेगान ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल, ग्लाइकोजन को किस में बदल देता है। तुम लोग क्या कर रहे हो जी, ग्लाइकोजन को किस में बदलता है, यहाँ सुनोगे तब आएगा। इतना टफ टॉपिक है और तुम लोग उसी में बात इधर उधर कर रहे हो, नहीं आएगा। ग्लूकोज जो शुरू से पढ़ा होगा उसी को समझ में भी आएगा आप क्या कह रहे हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, बाउंस करके चला जाए एकदम। ये आसान टॉपिक नहीं है, कई बार कह दिए। कहाँ बता रहे थे क्या, हाँ ग्लाइको। तो याद करिए, एक दिन बच्ची पूछे रहे सर जी भूखा रही थे तो काहे के माने एक आध दिन भूखा रही तो दिक्कत ना हो, 6-7 दिन। यही लीवर ने जो आपके शरीर को एनर्जी देता है, कौन, ग्लूकोज, उसको ज्यादा ग्लूकोज होने पर उसको क्या करता था, लीवर स्टोर कर लेता था। किस रूप में स्टोर करता था, ग्लाइकोजन के रूप में। और जब ये जिस समय आप भोजन नहीं खाते या व्रत हैं,
तो ऐसी स्थिति में जो इकट्ठा किया गया क्या है, ग्लाइकोजन है, उसको फिर से अग्नाशय से निकला हुआ अल्फा सेल से ग्लूकेगान उस ग्लाइकोजन को किस में बदल देता है और आपको एनर्जी। इसीलिए आप कभी 2, 4, 6 दिन 7 दिन भूखा भी रहते हैं, व्रत भी रहते हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि लीवर ने इतना स्टोर कर लिया है। और कभी कभी यही लीवर ज्यादा स्टोर कर लेता है। तो सबसे पहले आप देखिए, ये भी बता दिए थे कि सबसे पहले यहीं बढ़ना चालू होता है, क्योंकि लीवर कहाँ है, यहीं दाहिने साइड, और ये यही पेट ही बढ़ना चालू होगा, क्योंकि लीवर स्टोर करना चालू कौन कर रहा था, लीवर, तो बढ़ना चालू होगा पेट के पास। तो यहीं से पहले पेट ही बढ़ता है, उसके बाद शरीर, चाहे जिसको देख लो ना, अगर जिम ना करें तो ऐसी स्थिति में जिम करने पे क्या होता है, पसीने से बाहर निकल आता है कुछ फैट ना, लेकिन अगर ना करें तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले कौन बढ़ेगा, पेट। ये यहाँ तक आपने देखा था, ये भी पढ़ा दिए थे ना। अब ये वसा जो आया कार्बोहाइड्रेट ना, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ दिया, कार्बोहाइड्रेट को क्या कर दिया, अब यहाँ से तोड़ करके कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदल दिया, या फिर माल्टोज में। माल्टोज जो होता है यह सबसे सरल फॉर्म होता है किसका, सुक्रोज का। किसका, सुक्रोज यानी चीनी। सुक्रोज के कई रूप होते हैं, यानी ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया ना। देखिए मोनोसैकेराइड, इसी कार्बोहाइड्रेट को मोनोसैकेराइड भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम क्या है, सैकेराइड। अगर सैकेराइड में एक अणु कार्बन का है तो मोनो, फिर 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई। तो मोनोसैकेराइड यानी बहुत सरल चीज, बहुत एकदम आसान चीज, माने इसकी जो संरचना होगी एकदम आसान। जैसे आप लोग देखिए, अगर कार्बन की श्रृंखला कम होती थी तो कार्बन क्या था, एकदम आसानी से आप बता ले रहे थे। अगर थोड़ा उसी में कार्बन ज्यादा हो जाता था और संरचना टेढ़ा मेढ़ा हो जाता था, जटिल संरचना हो जाता था। बस यही यहाँ भी है, ये टूटा, मैंने जा करके वसा जो कार्बोहाइड्रेट है ये टूट जाएगा, किस में टूट जाएगा, शर्करा में। यानी कार्बोहाइड्रेट टूटेगा, कार्बो देखो किस क्या लिखवा है, किससे, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट कैसे टूटेगा, ध्यान से सुनो। पहला ही है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में मिलेगा आपके यहाँ से, देखिए निकल रहा था छोटी आंत में, अग्नाशय से, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज किसका पाचन करता था, लाइपेज वसा को, अब एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ना, जिसका पीएच कितना होता था, 7.8। इस एमाइलेज का पीएच 7.8, यानी ये अग्नाशयी रस का है, ठीक। अग्नाशयी रस का पीएच मान कितना है, 7.8। ये क्या करेगा, इस कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज यानी शर्करा में बदल देगा, किसमें, माल्टोज ना, ये माल्टोज यानी शर्करा में बदल देगा। और माल्टोज देखिए ये मोनोसैकेराइड है, क्या है, आप ये भी जान लो कि दुनिया का सबसे मीठा शुगर फ्रक्टोज है। कौन, फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज पाया कहाँ जाता है, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, ये फ्रक्टोज दुनिया का सबसे मीठा शुगर है ना। शुगर की बात कर रहे हैं, यौगिक मत लिखना नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। यहाँ क्या कर रहे हैं हम, शुगर, दुनिया का सबसे मीठा शुगर कौन है, फ्रक्टोज। ये फ्रक्टोज कहाँ पाया जाता है, फलों में। कहाँ, फ्रक्टोज पाया जाएगा फलों में, ठीक। इसीलिए याद करिए, ये आपको मधु, आप देखते होंगे मधुमक्खियां जो मधु को बनाती हैं, करीब लाखों 1.5 लाख फूल का चयन करती हैं, कुछ पता नहीं कितने फूल का चयन करके तब उस शहद को निकालती हैं और जा करके एक जगह एकत्रित करती हैं। अब सोचो, यही फलों से जो निकलता है इसको बनाती है मधुमक्खी शहद के रूप में ना। इसीलिए आप देखो शहद को, देखो नेचुरल शहद, ये जो बन रहा है आजकल के लिए नहीं, इसमें मिलाकर ग्लिसरीन मिला के बना दे रहे हैं, ये वाला नहीं। जो नेचुरल शहद है जो मधुमक्खी बनाती है, और ये पालने वाली मधुमक्खी नहीं, ये तो एक जगह बैठी रहती, ये नहीं। जो नेचुरल वाली मधुमक्खी जो बहुत तेज काटती है ना, वो जो बनाती है, ये कौन सा बनाती है, फलों से ना, फलों से, फूलों से, इन सब से वो क्या करती है, शहद को इकट्ठा करके एक जगह एकत्रित करके रखती है, ठीक। तो सबसे मीठा शुगर फ्रक्टोज, ये कहाँ पाया जाएगा, फलों में ना, फलों और फूलों में। इसीलिए देखिए मधुमक्खियां हमेशा फल और फूल पर बैठती रहती हैं, ठीक। समझ गए ना, हाँ, फल फूल
दोनों पे। अगर रसीला फल है, आम अगर आप निगोल दीजिए ऊपर से और रख दीजिए, देखिए मधुमक्खी आके बैठ जाएगी ना। क्यों? क्योंकि ऊपर तो चमड़े को छेद नहीं कर पाती, लेकिन चमड़ा आप हटा दिए तो आके बैठ जाएगी आराम से। तो जो रसीले फल हैं उसके ऊपर मधुमक्खी अपने टूण को धंसा करके फल को भी क्या करती है, चूस लेती है और चूस करके जाके इकट्ठा कर देती है एक जगह। समझ गए? तो ये था किसका पाचन, कार्बोहाइड्रेट। ये बहुत जल्दी इसका पाचन होता है। आपको कई बार बता दिए, सबसे अंत में पाचन होता है प्रोटीन का। सबसे अंत में पाचन किसका होगा? प्रोटीन। 3 स्टेप और 3 जगह पे। तो पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपने देख लिया, पहला था। दूसरा देखो क्या है, वसा का पाचन। हाँ, दूसरा है वसा का पाचन। वसा का पाचन, वसा। अब देखिए वसा जो है यह वसी अम्लों में टूट जाता है। वसा का पाचन एक जगह नहीं, इसे वसा भी कह लीजिए या तेल घी कह लीजिए। ये भी वसा कहते ना, या तेल घी। बहुत ज्यादा वसा बेमन, फैट ज्यादा है, यानी तेल वाले सामान में वसा ज्यादा पाया जाएगा ना। तो इसमें से जो फैट है इसे लिपिड भी कहते हैं। वसा को ना मुख में कोई नहीं तोड़ सकता, यानी तेल घी को आप मुख में तोड़ ही नहीं पाएंगे। ये तेल घी जो खा रहे हो आप, आमाशय में जब जाएगा तो आमाशय के बाद जब ये छोटी आंत में के ड्यूडेनम में प्रवेश करने लगेगा तो पित्त रस आता है। कौन सा रस? पित्त रस। यहाँ से निकलता है पित्त रस, और ये पित्त रस जो होता है लिपिड को क्या करता है? तोड़ देता है। और इस तोड़ने की 2 चीजें करता है ये पित्त रस। एक तो इस लिपिड को माने वसा को तोड़ देगा, यानी लिपिड को तोड़ देगा। बड़ा वसा के अम्ल को छोटे छोटे वसा के अम्लों में तोड़ने का काम कौन करेगा? पित्त रस। और दूसरी बात, ये भोजन को सड़ने से भी बचाता है, भोजन को क्षारीय ना। हाँ, यानी 3 चीजें ये पित्त रस करेगा। इमल्सिफिकेशन करेगा, इमल्सिफिकेशन। दूसरी बात, सड़ने से बचाना। किसको सड़ने से? भोजन को सड़ने से बचाना। और तीसरा, क्षारीय माध्यम प्रदान करना। क्षारीय माध्यम प्रदान करना। क्षारीय माध्यम क्या करना? प्रदान करना। बताओ, अगर कहीं दिक्कत हो तो बताओ ना। ये पित्त वसा का पाचन कैसे हो रहा है, समझ गए ना? माने पित्त रस ज्यादा, इसको सबसे ज्यादा पाचन में सहायक इसको कौन करता है? पित्त रस। और ये तो ज्यादा पाचन यहाँ से मुख से ही चालू हो जाता है, इसका कार्बोहाइड्रेट, लेकिन वसा का जल्दी मुख से नहीं चल। ये समझ गए ना? और पित्त रस देखिए वसी अम्ल में बदल देता है। किस अम्ल में? देखो इसका वो बताए होंगे क्या रिएक्शन, बोलो क्या है रिएक्शन दिया है वसा अम्ल का? कैसे है? हाँ, वसा को किसमें पीएच क्या है? 7.8। ये कहाँ से 7.8? ये तो आ गया अग्नाशय का। यह वसा को तोड़ने का काम करता है लाइपेज। कौन? लाइपेज ना, ये लाइपेज है, लाइपेज। हाँ, ये किस में बदल देता है? वसी अम्ल में ना, वसी अम्ल में। ठीक, ये वसी अम्ल में, ये तो पढ़ा दिए थे। वसा को पीएच मान लाइपेज वसी अम्ल में बदल। लेकिन वसा को मुख्य रूप से जो लिपिड वाला फॉर्म है, जो तेल घी वाला फॉर्म है, उसको मुख्य रूप से तोड़ने का काम कौन करता है? पित्त रस। याद करके रखिए, यहाँ तो लिख तो दिए हैं कि लाइपेज वसा को वसी अम्ल में बदल देता है, लेकिन सही तोड़ने का काम कौन करता है? पित्त रस। ठीक, वसा के बाद देखिए अब 2 चीजों का पाचन हो गया। एक आपने कार्बोहाइड्रेट देख लिया, दूसरा वसा, तीसरा देखिए प्रोटीन का पाचन। किसका? प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का पाचन। अब ध्यान से सुनो, प्रोटीन भी 3 जगह। ये प्रोटीन सबसे अंत में पचता है, सबसे अंत में। लेकिन पहले प्रोटीन के विषय में समझो। प्रोटीन काम क्या करता है? आपको रोगों से लड़ने में मदद प्रदान करेगा। दूसरी बात ना, कोशिकाओं को दुरुस्त करेगा, माने ठीक ठाक करेगा। टूटे फूटे अंगों को मरम्मत करने में मदद करेगा। समझ गए? तो प्रोटीन का बहुत ज्यादा काम होता है। और 15 साल के बच्चों में ये प्रोटीन अपने आप बनता है, क्योंकि भगवान को पता है कि 15 साल के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनको प्रोटीन कहाँ दिया जाएगा। अभी छोटा कोई बच्चा पैदा हुआ
तो उसको दाल आप दे सकते हैं? नहीं, उसको उसका आंत ग्रहण ही नहीं कर पाएगा दाल को, है कि नहीं? तो हाँ, यानी उल्टी आने लगेगा। तो ऐसी स्थिति में दाल को बनाने का माने प्रोटीन बनाने के लिए यहाँ देखिए वत्स गुहा में, यहाँ वत्स गुहा में इस जगह पे क्या पाया जाता है? थाइमस नाम की ना, थाइमस जो क्या करता है? प्रोटीन को बनाता है। क्या बनाता है? यानी अभी आप लोग जब हार्मोन पढ़ेंगे चैप्टर, तो हार्मोन चैप्टर में आपको पीयूष ग्रंथि, ग्रंथि यहाँ पढ़ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड जो नींद लाने का काम करता है, थाइमस वत्स गुहा में पाया जाता है जो प्रोटीन बनाता है। 15 साल के बच्चों में एक्टिव रहता है, बाद में यह निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि 15 साल के बाद बच्चों को प्रोटीन पच सकता है आसानी से। ठीक, आज देखिए प्रचार भी लोग करते हैं, इतने अक्षय कुमार है कौन नहीं, प्रोटीन वाला एक प्रोटीन पाउडर का भी कोई करते हैं, क्या नाम है उसका प्रचार का? अरे करते हैं अक्षय कुमार, ये प्रोटीन है, इतने का पाचन हो जाएगा करके ना। आप कुछ पता नहीं कौन सा प्रचार है, लेकिन प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, शरीर को टूट फूट से बचाने का काम प्रोटीन, समझ गए? तो ये प्रोटीन देखिए 3 जगह पचेगा, प्रोटीन आसानी से पचता नहीं है, इसीलिए आपको प्रोटीन ज्यादा काम तो करता है शरीर में, लेकिन जल्दी पचता नहीं। तो जल्दी पचता नहीं है तो 3 जगह देखिए ऐ लड़के, जितना ज्यादा आप ऐसे ही सोचो, जो जितना ज्यादा मेहनत करता है उतना आगे बढ़ता है। तो ऐसे यहाँ प्रोटीन भी, ये सब उतना एनर्जी नहीं देते, जितना काम आपका प्रोटीन करता है उतना काम ये सब, क्योंकि ज्यादा मेहनत से पचा कौन है? तो ज्यादा जो मेहनत करेगा ऊंचाई पे जाएगा कौन? जो ज्यादा मेहनत करेगा। ऐसे प्रोटीन कई प्रोसेस में होकर के तब टूट रहा है। एकदम नियम लगता है, आप जाए जहाँ, जो अपने आप अपने ऊपर समय खर्च करेगा न करके नहीं है, उसको लोग गूगल पे सर्च करेगा ना। अगर आप नहीं करेंगे तो नहीं कर। इसी तरीके से प्रोटीन को ना, इस प्रोटीन का पाचन आसानी से नहीं, 3 जगह होता है। देखो कहाँ कहाँ, मुख में तो होता ही नहीं है, मुख में प्रोटीन को पचाने के लिए कोई है ही नहीं है। आमाशय में है, आमाशय में पाइलोरिक ग्रंथि है, और पाइलोरिक ग्रंथि से ना आपको पाइलोरिक है, पाइलोरिक भाग, और वहां से निकलती थी जठर ग्रंथि, और जठर ग्रंथि से निकलता था जठर रस, और उस रस में होता था रेनिन और तो पेप्सिन। यानी कहाँ? आमाशय में पाइलोरिक भाग, लिख दें पाइलोरिक, आमाशय की किसमें? ये पाइलोरिक किसका भाग है? आमाशय का। आमाशय का अंतिम भाग है पाइलोरिक, और पाइलोरिक से निकला था क्या? पेप्सिन। क्या निकला था? पेप्सिन। पेप्सिन, ये पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को तोड़ता है। ऐसे ही हम लिख दे रहे हैं, आप जानते हैं प्रोटीन को किस में बदल देगा? पेप्टोन में। ठीक, प्रोटीन को किस में बदलेगा? पेप्टोन। तो ये पहला पाचन हुआ प्रोटीन का। यहाँ टूटा, लेकिन यहाँ पूर्ण रूप से टूटा नहीं, ये आगे जाएगा, अब छोटी आंत में प्रवेश करेगा। किस में? छोटी आंत। छोटी आंत के 3 भाग, ड्यूडेनम, जेजुनम और ड्यूडेनम में निकलेगा। देखिए कहाँ इसका पाचन हुआ? पेप्सिन। आमाशय, अग्नाशय से निकलेगा, अभी अग्नाशय में भी पाचन हो रहा है। अग्नाशय से, अग्नाशय में लैट निकल रहा था, LAT, याद है? LAT, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन भी, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को किस में बदलता है? यानी प्रोटीन को तोड़ने का काम ये भी किया। देखिए प्रोटीन एक जगह टूटा था, लेकिन अच्छे से टूटा नहीं, उतना छोटे टुकड़ों में नहीं टूटा था, क्योंकि आपको पता है भोजन 5 स्टेप में कंप्लीट पचता है। एक को आप अंतर्ग्रहण कहते हैं, 5 प्रोसेस होता है, अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, उसके बाद अवशोषण। अभी देखिए जो यहाँ वाला टूटा पेप्सिन है ना, जो पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ा, इसका अवशोषण किया जाना संभव, क्योंकि उतना छोटा टुकड़ा हुआ ही नहीं है कि इसको आपका अवशोषित किया जा सके। छोटे छोटे टुकड़ों को ही ब्लड में अवशोषित कर लेना क्या कहलाता है? अवशोषण। लेकिन ये छोटा टुकड़ा नहीं हुआ, यहाँ भी टूटा, अभी भी छोटा नहीं है। अभी यहाँ नीचे से आएगा कौन? छोटी आंत। कौन सी आंत? छोटी आंत। इस छोटी आंत के में पाया जाएगा, हाँ, ड्यूडेनम में इरेप्सिन। क्या? इरेप्सिन। इरेप्सिन। अब देखो ध्यान से, सीन सीन सीन, यानी जहां जहां सीन लगा है क्या है? प्रोटीन। तो ये भी किसको तोड़ता है? प्रोटीन। अब ये प्रोटीन जो है ना, इतना छोटा मॉलिक्यूल हो गया है कि अब यह ब्लड में अब्जॉर्ब हो सकता है ना, ये अब ब्लड में घुल सकता है।
तो यानी ब्लड में ना ये वाला घुल सकता था न ये घुल सकता था, ये क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो प्रोटीन सबसे कठिन तरीके से पाचन होता है। तो ये है प्रोटीन का पाचन। आपने कार्बोहाइड्रेट देख लिया, वसा देख लिया, प्रोटीन। अब इसके बाद हम लोग देख ले रहे हैं डीएनए और आरएनए। देखो सुनो, इसको उतारोगे क्या, उतारो। चलिए अब देखिए न्यूक्लिक अम्ल। लड़के चौथा नंबर पाचन किसका है, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल। अब पहले ये समझ लीजिए न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं, जो आरएनए होता है, आरएनए और क्या डीएनए, इसे ही हम कहते हैं क्या, न्यूक्लिक अम्ल। पहले फुल फॉर्म जान लो इसका, आरएनए का फुल फॉर्म आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक, ये आप जानते रहिए, ये दोनों न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। इसे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। एसिड माने क्या, और यहाँ राइबो न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। ध्यान से सुनो, जो भी जीव हैं दुनिया में, चाहे जो छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा, उसमें आरएनए और डीएनए, जो भी जीवित जीव हैं, जैसे कोरोना में कौन आरएनए वायरस था, डीएनए वायरस ना, डीएनए। तो यानी जो भी, हाँ, जो भी दुनिया का चीज है, हाँ, सब पढ़ाएंगे, जब वायरस बताएंगे आगे तब बता देंगे आपको। ये जानते रहो आप कि दुनिया का कुछ भी चीज है, चाहे जो अगर जीवित है तो उस किससे मिलके बना होगा, या तो आरएनए से मिलके बना होगा या तो डीएनए। हम लोगों में आरएनए तथा डीएनए दोनों है। जो जटिल संरचना वाले हैं उनमें दोनों पाया जाएगा। तो यानी ये आरएनए डीएनए से अगर बना है हम, हाँ, अब ये अगर आरएनए डीएनए आपका शरीर में है, ध्यान से सुनो, अगर आपके शरीर में है तो इसका मतलब जो चीज को आप खा रहे हो, जैसे सब्जी खा रहे हो, सब्जी जीवित था कि नहीं, पेड़ पौधे में भी आरएनए डीएनए पाया जाएगा कि नहीं, पाया जाएगा। अगर पेड़ पौधे में भी आरएनए डीएनए पाया जा रहा है तो आप सब्जी को खा रहे हो, तो सब्जी खा रहे हो तो सब्जी में भी क्या है, आरएनए डीएनए है। आराम से समझो, अगर मान लीजिए सब्जी आपने खाया और हम कह रहे हैं जो भी जीवित रहेगा उसमें क्या रहेगा, आरएनए और डीएनए रहे, तो क्या सब्जी जीवित नहीं रहता। पादप आपको पढ़ लिए हैं, पेड़ पौधे भी जीवित होते हैं, हम लोग जैसे चलते फिरते हैं, चलते फिरते नहीं है, और संवेदनाओं को दर्शाते हैं दूसरे तरीके से, ये पढ़ा दिए हैं। तो इसी तरीके से जो सब्जी आप खाते हो उसमें क्या है, आरएनए डीएनए है। तो ये आरएनए डीएनए कैसे पचेगा, इसका भी तो पाचन होना चाहिए। तो ये आरएनए डीएनए जो है, इसका न्यूक्लिक अम्ल का पाचन, यहाँ देखो 7.8, पीएच कितना 7.8, और इसको पाचन करने के लिए यहाँ न्यूक्लिएज या न्यूक्लिएट एंजाइम होता है। इस न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ देता है। किसमें, न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ देता है। ये न्यूक्लियोटाइड्स भी जटिल है, आसानी से टूटता नहीं है। ये जाकर के कंप्लीट टूटता है छोटी आंत में। कहाँ, छोटी आंत। तो ये डीएनए जो है, डीएनए या आरएनए, जो साग सब्जी आप खाते थे, उस साग सब्जी भी डीएनए और आरएनए से बना था। ये जा करके, जैसे आप देखो दही में छोटे छोटे कीटाणु हैं, लैक्टोबैसिलस ना, आप अगर देखेंगे तो उसमें भी कीटाणु है, इसका मतलब वो भी आरएनए डीएनए से बने होंगे। तो इसका मतलब इसका भी पाचन, जिसका पीएच 7.8 है, न्यूक्लिएज है। ये न्यूक्लिएज इस न्यूक्लिक अम्ल को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है, तोड़ देता है, जिसे हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो यानी अगला पाचन हुआ न्यूक्लिक अम्ल का। न्यूक्लिक अम्ल का पाचन कंप्लीट। इसके बाद और कुछ पाचन दिया है, आंतरस, ये तो पढ़ लिए हो। आंतरस माने जो विली या विलाई था, याद है, विली या विलाई जो रसांकुर ना, जो क्या करता था, अवशोषित कर ले, अवशोषण का कार्य करता था।
ना, ये अवशोषण का कार्य करता था। आगे मल त्याग होगा, ये कंप्लीट आपका हुआ फिनिश क्या, रासायनिक अभिक्रिया है ना, भोजन का रासायनिक पाचन। आप अब हम लोग हेडिंग डाल लीजिए, कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, श्वसन। अगला चैप्टर है श्वसन, ठीक, उतार लो। ध्यान से सुनो। अब आप इस पाचन में जो जो पढ़ लिए हैं, हम बहुविकल्पी प्रश्न बोल रहे हैं, आप बताओ उत्तर, ठीक। देखिए कह रहा है आहार नाल के पेशी संकुचन को क्या कहते हैं। जो पेशी माने पेशियों का संकुचन था, पाचन था, क्रमानुकुचन था, परिसंचरण था या अवशोषण, क्रमानुकुचन। आहार नाल में जो यहाँ आहार नाल में पेशी संकुचन हो रहा था, कैसे हो रहा था, क्रमानुकुचन, सरक सरक के जा रहा था, उसी को क्या कहते थे, क्रमानुकुचन। आगे बोलो। कह रहा है मानव के मुख गुहिका का वह भाग जो कि श्वसन मार्ग से अलग करता है कहलाता है गाल, होठ, तालु ना, इसमें से कौन सा मार्ग कहलाएगा, तालु। क्या कहलाएगा, तालु। यहाँ है तालु ना, जो लटक जाता है कभी कभी, ठीक। आगे घाटी ढापन एक ही पड़े रहे ना, एपिग्लोटिक्स, ठीक। यकृत स्रावित करता है लार, अग्नाशय रस, पित्त रस, जठर रस, पित्त रस। मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी। कितनी जोड़ी, ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान उपास्थ्यमय संरचना कहलाती है घाटी ढापन। इसमें दिया है इपीफेरिक्स घाटी ढापन, इपियोलाई श्लेष्मोवारवण ना, घाटी। आगे हाँ उपास्थि की बनी है वही। आहार नाल की सी के आकार की संरचना क्या कहलाती है, आहार नाल में सी आकार की संरचना, आमाशय, ग्रहणी, ग्रसनी, क्रीम, हाँ क्या कहलाता है, ग्रहणी। ग्रहणी जो क्या करता है, ग्रहण। ये छोटी आंत वाला नहीं था, ये देखो ये ऐसे करके यहाँ से भाग था, यही भाग क्या कहला, देखो किस आकार का दिख रहा है, यही छोटा भाग था छोटी आंत का, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम को हम ग्रहणी कहते थे। ये किस आकार का दिख रहा है, तो ड्यूडेनम किस आकार का है, इसी सी आकार को हम कहते हैं ग्रहणी। क्या कहते हैं। और आमाशय किस आकार का दिख रहा है, ये किस आकार का, ये समझ रहे हो, तो आमाशय जे आकार का और ग्रहणी सी। आगे कह रहा है कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 ना, 20। एक बार में 20 दांत आता है, फिर 20 टूटता है पूरे जीवन काल में 52। 12 दांत केवल एक बार, इसे कहते हैं मोनोफियोडोंट। और जो 2 बार आता है उसे डाइफियोडोंट। याद है दांत का अध्ययन, ओडोंटो, ठीक। कृमि रूप परिशेषिका यानी अपेंडिक्स का भाग होता है, कृमि रूप परिशेषिका का भाग होता है छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय, ग्रासनी। बड़ी आंत याद करिए, बड़ी आंत यहाँ से छोटी आंत से मिलता है, उसी जगह पे ये यहाँ देखो ये है, यहीं पे ये था, ये मान लो क्या यही है क्या, कृमि रूप परिशेषिका जिसे अपेंडिक्स कहते थे। और इसमें एक बीमारी होती थी, जब कोई भोजन जाके इसमें फंस जाता था तो सड़ने लगता था, जिसे क्या कहते थे, अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस ना, अपेंडिक्स में होता था अपेंडिसाइटिस, बीमारी का नाम है अपेंडिसाइटिस, ठीक। आगे जठर रस निकलता है अग्नाशय भित्ति से, क्षुद्राद भित्ति से, कहाँ, आमाशय भित्ति से। आमाशय के किस भाग से, पाइलोरिक। आमाशय के किस भाग से, पाइलोरिक। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जठर ग्रंथि नहीं है, कार्डियक ग्रंथि, पाइलोरिक ग्रंथि, फंडिक ग्रंथि, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि नहीं है ना। आगे मनुष्य के शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है, लीवर। यकृत सबसे, यह जहर के प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है, जहर के प्रभाव को कितने लोब्स में, 2 लोब्स में। कितने लोब्स में, 75% खराब होने के बावजूद भी स्वतः को ठीक कर लेता है, ठीक है ना, ये बता दिए थे। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ये, पित्त रस का स्राव करती है ना। आगे बिलिरुबिन का भी स्राव करती है, जो लैट्रिन के रंग को पीला बनाता है, ये पढ़ा दिया ना। पित्त का निर्माण होता है पित्ताशय में, यकृत में ना, पित्ताशय, ठीक। कहाँ हो जाता है, यकृत। पित्त रस का पित्ताशय में कहाँ होगा, पित्त रस का निर्माण कहाँ होगा, यकृत में। निर्माण कहाँ है, वो तो पित्ताशय में इकट्ठा होता है। हम कहें पित्त रस इकट्ठा कहाँ होता है, पित्ताशय में। निर्माण कहाँ होता है, भाषा देखना, इकट्ठा कहेगा तो पित्ताशय, और बनता कहाँ है, क्लियर। आगे
आंतई रस का श्रावण होता है। सीकम द्वारा, पाइलोरी ग्रंथि द्वारा, लीबर कुहन की दरारों द्वारा, ब्रूनर ग्रंथियों द्वारा। सीकम किसके द्वारा? सीकम किसका कह रहा है? आंतीय रस द्वारा श्रावण होता है ना, आंत के रस द्वारा जो स्रावित करने वाली कहाँ पाई जाती? सीकम में। याद करिए, सबसे पहला भाग जो यहाँ था इसको क्या कहते हो? सीकम। जो आप लोगों का पानी वाला भाग था उसको सोखने का काम कौन किया था? याद है? बड़ी आंत का सीकम। यही डैमेज हो जाता है तो आपको पेचिस यानी अतिसार होने लगता है। याद है? बता दिए हैं, अतिसार यानी पेचिस। इससे मरने वाले 2 लोग भी हैं, हाँ, अकबर और कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। समझ गए? ये आगे निम्नलिखित में से मनुष्य के लार में पाया जाता है टाइलिन, लाइसोजाइम, पेप्सिन, दोनों ए और बी दोनों। लाइसोजाइम कीटाणुओं को मारता है, टाइलिन मंड को शर्करा में तोड़ता है। ठीक। जठर रस में निम्नलिखित में से कौन नहीं पाया जाता? पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, जठर लाइपेज। क्या नहीं पाया जाता? जठर लाइपेज नहीं पाया जाता। आगे, जठर रस में उपस्थित HCl का प्रमुख कार्य है। HCl का प्रमुख निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय करना, न भोजन के माध्यम को अम्लीय रखना। आगे, निष्क्रिय प्रोरेनिन को सक्रिय करना। उपरोक्त सभी काम HCl करता है। ठीक। मनुष्य में प्रोटीन का पाचन सर्वप्रथम किसमें होता है? बताओ, सर्वप्रथम कहाँ होता है? आमाशय में। मुख में प्रोटीन का पाचन नहीं होता, आमाशय में पेप्सिन, आमाशय में उसको प्रोटीन को पेप्टोन में। अब भी लिखे थे भैया यहाँ, आमाशय, फिर आमाशय के बाद अग्नाशय, अग्नाशय के बाद तब छोटियां, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन। याद है? आगे इसमें और कहा, रेनिन का स्राव कहाँ से होता है? रेनिन जो दूध को पचाता था, आमाशय से। कहाँ से? जठर ग्रंथियों से। आमाशय के जठर ग्रंथियों, जठर ग्रंथि, पाइलोरिक वाले भाग में जठर ग्रंथि थी, उस जठर ग्रंथि से निकल रहा था। यह किसका पाचन करता है? केसी, दूध के केसीन प्रोटीन को न। पित्त रस का रासायनिक प्रकृति क्या होता है? क्षारीय होता है। पित्त रस कैसा होता है? क्षारीय। ट्रिप्सिन पाचन में सहायक होता है प्रोटीन के। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। अब करिएगा, अब ये कर लीजिएगा थोड़ा बहुत। एमाइलेज एंजाइम क्रिया करता है। एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को अभी बताए थे, कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। सब ही हो गया है ना। अब आप देखना, ये चैप्टर आपका हुआ फिनिश। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या? श्वसन। ठीक। और कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप लोग चाहे जैसे प्रश्न पूछ सकते हैं, चाहे जहां से। ठीक।